हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर। जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। और लास्ट में हम यहाँ पे चैप्टर समरी को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इसको आपको जो है ध्यान से पढ़ना है। लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट्स बना सके। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25 एक्स स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। joints joints are essential for all types of movements involving the bony parts of the body। तो देखो, हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एल्बो जॉइंट हो गया, फिर हैंड्स में भी आपको बहुत सारे जॉइंट्स जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं, किसके लिए? जितने भी टाइप ऑफ मूवमेंट हम करते हैं उन सब के लिए। ठीक है, और ये जो जॉइंट्स जो होते हैं वो बॉडी का जो बोनी पार्ट है उसको मूवमेंट में क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। जॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड दी कार्टिलेजेस। तो देखो, यहाँ पे ये जो जॉइंट्स है वो क्या है, एक्चुअली में आर्टिकुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो जॉइंट्स है ये क्या है, पॉइंट्स वेयर टू बोन्स या फिर बोन एंड कार्टिलेज दोनों जो है एक साथ ज्वाइन होते हैं। ठीक है, एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जितने भी टाइप्स ऑफ मूवमेंट हो रहे हैं हमारे बॉडी में उसके लिए जरूरी है, और ये बॉडी के बोनी पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ तक बात हमें समझ में आई ना? फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फुलक्रम। अब देखो, यहाँ पे फुलक्रम का मीनिंग क्या होता है इसको हम पहले समझते हैं, फिर उसके बाद इस लाइन को समझेंगे। तो आपने जो है सी सॉ जो झूला होता है, ठीक है, तो उसको आपने देखा होगा। तो सी सॉ में यहाँ पे क्या होता है आपका, एक जो है यहाँ पे पॉइंट प्रेजेंट होता है जिसमें जो है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे बैठने के लिए होता है, यहाँ पे बैठने के लिए होता है। फिर जब दो पर्सन बैठते हैं तो यहाँ से इस पॉइंट से ये जो चीज है ये ऊपर नीचे होती है, ये जो बेंच है वो। तो ये जो पॉइंट है, ये जो ट्रायंगल शेप का जो पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, जिसकी वजह से ये जो बेंच है वो मूव करती है, उसको उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फुलक्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फुलक्रम का मतलब है पॉइंट ऑन विच समथिंग टर्न्स और इज सपोर्टेड। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे समथिंग मतलब कोई चीज क्या होती है, मूवमेंट करती है, मुड़ती है, टर्न करती है, या तो उससे सपोर्टेड होती है, उसको हम फुलक्रम कहते हैं। तो जॉइंट भी ऐसे ही काम करती है। क्या होता है पहले, फोर्स जनरेटेड बाय मसल, तो यहाँ पे ये जो मसल है उसके थ्रू फोर्स को क्या किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा। फिर उसके बाद इस मूवमेंट को कैरी आउट किया जाएगा जॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपका ये जो हैंड है जिसको आपको क्या करना है, इस तरह से ऊपर लेकर के आना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एल्बो वाला जो जॉइंट है वो एज अ फुलक्रम की तरह काम करेगा, ऐसा पॉइंट जिससे ये जो हैंड्स है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो जॉइंट है वो फुलक्रम की तरह, ऐसा पॉइंट जो कि सपोर्ट करता है उसकी तरह इसको जो है ये जॉइंट जो है एक्ट करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ द मूवेबिलिटी एट दीज जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो मूवमेंट कितना होगा, कैसे होगा, ये जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। तो जॉइंट को जो है थ्री मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। अब हम एक एक करके ये तीनों जॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका फाइब्रस जॉइंट। तो ये जो फाइब्रस जॉइंट होता है, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ठीक है, तो फाइब्रस जॉइंट जो है कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता, ये कैसा होता है, इमूवेबल होता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द
flat skull bones which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures to form the cranium. अब देखो ये जो फाइब्रस जॉइंट है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? एग्जाम्पल है फ्लैट स्कल बोन। ठीक है, तो हमने जो है 8 क्रेनियल बोन्स पढ़े थे। ठीक है, 8 क्रेनियल बोन्स पढ़े थे इसके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, तो वहां पे जो स्कल वाला जो पार्ट है, ये जो 8 क्रेनियल बोन क्या बनाते हैं? स्कल बनाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्लैट स्कल बोन्स है इसमें जो है फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये कैसे होते हैं? फ्यूज होते हैं, एंड टू एंड फ्यूज होते हैं या फिर जॉइंट होते हैं, आप कह सकते हो। किसके थ्रू? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। और ये जो है कनेक्ट होकर के आपस में क्या बनाते हैं? सूचर्स बनाते हैं। सूचर्स मतलब कि फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट को ही हम क्या कह रहे हैं? सूचर्स कह रहे हैं। और फिर ये क्रेनियम का निर्माण करते हैं, क्रेनियम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये सामने का जो बोन है वो क्या है? आपका फ्रंटल बोन है। ठीक है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे भी बहुत सारे बोन्स है जहाँ पे आपको ये जो क्रैक जैसा आपको देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है? एक फाइब्रस जॉइंट है। क्या है? फाइब्रस जॉइंट, या इसी को ही और क्या बोला जाता है? सूचर्स बोला जाता है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये पीछे भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो ये जो फाइब्रस जॉइंट है ये इमूवेबल होगा, बिल्कुल भी मूव नहीं होगा, और ये आपस में सभी के सभी बोन्स मिलकर के क्रेनियम बनाते हैं। और ये जो क्रेनियम है ये किसको प्रोटेक्ट करता है? आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, सो द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ द कार्टिलेजेस। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में जो भी बोन आपस में क्या होंगे? जॉइंट होंगे एक साथ, तो वो कार्टिलेज की हेल्प से जॉइंट होंगे। ठीक है, द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम is of this pattern and it permits limited movement। अब देखो यहाँ पे जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये बहुत ही परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट्स और स्लाइट मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत एकदम स्लाइट मूवमेंट ही आपको देखने को मिलेगी। किसमें? कार्टिलेजिनस जॉइंट में। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में, जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इन दी वर्टिब्रल कॉलम। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्टिब्री से ये मिलकर के बना हुआ होता है। तो दो वर्टिब्री के बीच में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? आपको यहाँ पे ये ब्लू स्ट्रक्चर जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, दिस वन, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है दिस वन। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका जॉइंट होता है दो वर्टिब्री के बीच में, इनवर्टिब्रल कॉलम, और इसको बोला जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या बोला जाता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि बना हुआ होता है किससे? कार्टिलेज से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो बोन्स है कनेक्टेड बाय कार्टिलेज। एग्जाम्पल यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक तो हो गया ये इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स। ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, दो एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में होता है कार्टिलेज प्रेजेंट एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो यहाँ पे ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है यही क्या है? यहाँ पे कार्टिलेज है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये भी जो है फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ होता है बिटवीन टू प्यूबिक बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल में हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो है आपस में आकर के वेंट्रली क्या होते हैं? मिलते हैं। कौन? ये जो आपके प्यूबिक बोन्स होते हैं वो। तो यहाँ पे ये जो जहाँ पे जॉइंट होता है वहां पे आपका फाइब्रो कार्टिलेज होता है। ये आपको पेल्विक गर्डल के सबसे लास्ट लाइन में देखने को मिलेगा, यही सेम चीज। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट रिब एंड स्टर्नम। तो जो फर्स्ट रिब एंड स्टर्नम होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट है आपका साइनोवियल जॉइंट। तो देखो साइनोवियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द टू बोन्स। तो देखो साइनोवियल जॉइंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? दो बोन्स के बीच में। ठीक है, दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस मतलब कि दो बोन जो अब जॉइंट है तो दो बोन आपस में आर्टिकुलेट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा साइनोवियल कैविटी, उसमें भरा हुआ होगा आपका साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो देखो सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसा जो अरेंजमेंट है या ये जो साइनोवियल जॉइंट है वो एक कंसिडरेबल मूवमेंट अलाउ करता है बॉडी को। सो दिस जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स। तो ये जो जॉइंट है वो लोकोमोशन और बहुत सारे जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें हेल्प करता है बॉडी को।
यहाँ पे पढ़ते हैं, ये जो साइनोवियल जॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये होता है मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन। तो जो लोकोमोशन है, आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हो, ट्रेवल कर पाते हो, उसका जो रीजन है वो कौन है? साइनोवियल जॉइंट। ओके। स्पेशल फीचर क्या है कि यहाँ पे साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है, और इस साइनोवियल कैविटी में आपका जो है साइनोवियल फ्लूइड जो फिल होता है, और ये जो है फ्री मूवमेंट जो है अलाउ करता है बॉडी को। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। कहाँ पे? बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, तो सबसे पहला आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन प्लस रोटेशन। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये जो हैंड का जो ये जो बोन है, इसको क्या बोला जाता है? आपका ह्यूमरस बोला जाता है, और पेक्टोरल गर्डन में आपका ये जो क्लेविकल एंड स्कैपुला दोनों जो है आते हैं। यहीं पर ही आपको कौन सी कैविटी देखने को मिलती है? ग्लिनोइड कैविटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पहले ही कंप्लीट कर चुकी है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये जो शोल्डर के पास जो शोल्डर जॉइंट है, वो उसमें जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उसको हम कहते हैं। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके। पेक्टोरल गर्डन में आपका ये जो क्लेविकल स्कैपुला ये दोनों आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका हिंज जॉइंट, जो कि आपको नी, जिसको हम नी जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो यहाँ पे आपको जो है आप जो है अपने हैंड्स को, ठीक है, ऑल द डायरेक्शन आप क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हो। इवन आप जो है रोटेट भी इसको कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम पढ़ते हैं हिंज हिंज जॉइंट। तो बैक एंड फोर्थ, ठीक है, वन प्लेन, तो एक ही डायरेक्शन में आगे और पीछे आप जो है इसको क्या कर सकते हो? मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये जो नी जॉइंट है यहाँ पे। ओके, नी जॉइंट को हम क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। तो पाइवोट जोन किसके किसके बीच में हो रहा है? एटलस जो कि फर्स्ट वर्टिब्री होती है, ठीक है, और एक्सिस। तो यहाँ पे अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे आपको जो आपका बैकबोन है उसके स्टार्टिंग में ही आपको ये जो पाइवोट जॉइंट है वो आपको देखने को मिलता है। और ये क्या करता है? रोटेशन अराउंड अ पॉइंट। तो आप अपने गर्दन को जो है रोटेट कर सकते हो एक ही पॉइंट के रेफरेंस में लेकर के। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाइवोट जॉइंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन दी कार्पल्स। तो आपका जो है ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, यहाँ पे स्लाइडिंग मूवमेंट होता है कहाँ पे? बिटवीन दी कार्पल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड दी मेटाकार्पल ऑफ दी थंब। ठीक है, तो सेडल जॉइंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? थंब जॉइंट इसको हम कहते हैं, किसको? सेडल जॉइंट को। क्योंकि आपको ये जो जॉइंट है वो कहाँ पे? बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में आपको देखने को मिलता है। ये भी जो है मूवमेंट इन टू प्लेन्स, मतलब कि दो डायरेक्शन में ये क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है आपका जो थंब है वो। तो ये हो गया किसके बारे में? साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। अब हम यहाँ पे जो है तीनों के बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। तो पहला है फाइब्रस जॉइंट। तो यहाँ पे टिश्यू बिटवीन बोन्स की अगर हम बात करें, तो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। साइनोवियल जॉइंट में आपका साइनोवियल कैविटी विद फ्लूइड, ठीक है, वहां पे फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा। मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट में नो मूवमेंट होगा, ठीक है, इमूवेबल होगा। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ स्कल्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट, थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको वहां पे देखने को मिलेगी बिटवीन दी वर्टिब्री। ठीक है, और फिर यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट में जो है आपको फ्री मूवमेंट, यही जो है लोकोमोशन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल शोल्डर, नी, एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है आपका माइसेंथिनिया ग्रेविस। ठीक है, तो ये क्या है? आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? देखो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? अगर ये आपका बॉडी है, तो आपके जो बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, वो आपके ही बॉडी सेल्स को क्या करते हैं? मान लो आपके बॉडी में सेल्स ए है और यहाँ पे सेल्स बी है। तो ये जो सेल्स ए है वो सेल्स बी को जो है क्या मानने लगती हैं? फॉरेन पार्टिकल मानने लगती हैं, और इसी के ऊपर अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करती हैं। ठीक है, सो दैट इज दी वेरी वेरी डेंजरस कंडीशन, आप ये कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ए होता है वो जनरली क्या होता है? एंटीबॉडी होता है, जो कि अपने ही सेल्स पर क्या करती हैं? अटैक करती हैं उसको खत्म करने के लिए। तो ये होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये जो माइसेन
माइसेंथेनिया ग्रेविस है, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो देखो इसमें होता क्या है, एंटीबॉडीज जो है अटैक करती हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो हमें पता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब यहाँ पे आपका जो है न्यूरॉन होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके जो है स्केलेटल मसल होगा। तो ये जो जंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और यहीं पर ही आपका क्या प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये जो एंटीबॉडी जो होते हैं वो ये जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो होते हैं उसी को ही फॉरेन पार्टिकल मानने लगते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, ठीक है। अब अगर वहां पे अटैक हो तो क्या होगा, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन टू मसल इज ब्लॉक्ड। अब देखो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ही यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैक अटैक किया जा रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्या करता था, यहाँ पे जो भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है उसको जो है रिसीव करके वो क्या करता था, कैल्शियम आयंस को फिर रिलीज करता था मसल फाइबर में, फिर उसके बाद आपका जो है मसल कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसेस होता था। लेकिन यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को ही डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया जा रहा है, तो आपका जो नर्व इम्पल्स है जो कि मसल्स तक आ रहे थे, ट्रांसमिट हो रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक्ड। अब अगर वो ब्लॉक हो गए तो क्या होगा, कॉजेज मसल वीकनेस और फटीग, ठीक है, और सीवियर केसेस होगा तो यहाँ पे आपको जो स्केलेटल मसल्स है वो पैरालिसिस भी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो आपको ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इसमें होता क्या है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। तो जो भी बॉडी में स्केलेटल मसल प्रेजेंट है वो क्या होंगी, डीजनरेट होंगी। अब वो डीजनरेट कैसे होंगी, ये जो मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स का मतलब है मसल सेल्स। स्केलेटल मसल्स किससे बनी हुई है, मसल सेल से। तो ये जो मसल सेल्स है वो रिप्लेस कर दी जाती है फैट और कनेक्टिव टिश्यूज से। इसी को ही बोला जा रहा है डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। अब इसकी वजह से क्या होता है, लीड्स टू मसल वेस्टिंग और वीकनेस। और ये जो है कहाँ पे होता है आपका, किस टाइम पे होता है, यूजुअली बिगिंस इन दी चाइल्डहुड। क्यों चाइल्डहुड में बिगिन हो रहा है ये, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर है इसका मतलब इसके जो है जीन्स में कुछ ना कुछ डिफेक्टिव होंगे या फिर जीन्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप जो आपका जो है लाइफस्टाइल कैसा है, आप जो एक्सरसाइज करते नहीं करते, कितना जंक खाते हैं क्या, और आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर है वो किसी भी अनवांटेड केमिकल से या आपके लाइफस्टाइल से क्या हो सकता है, स्टिमुलेट हो सकता है। लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर में आपका जो लाइफस्टाइल है उसका जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है जीन लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे जो है चीजें जो है डिफेक्टिव होती हैं। तो माइसेथेनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, टिटनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टिटनी है इसमें क्या होता है, रैपिड स्पैम्स स्पैम्स while contraction in muscle due to the low calcium in body fluid. Now that is the very important. तो इसमें होता क्या है इस डिजीज में, caused by low calcium level hypocalcemia, ठीक है। अगर बॉडी फ्लूइड में आपका जो कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल कम है तो ये क्या करता है, नर्व एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। नर्व का एक्साइटमेंट का मतलब क्या है कि वो आपको इंपल्स दे रहा है कि जो भी मसल कॉन्ट्रेक्शन है उसको जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होता है, देखो ये जो कैल्शियम आयन होता है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में ये जो नर्व इंपल्स है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पे सोडियम एंड पोटेशियम आयन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सेल्स होती हैं उसमें जो कैल्शियम आयन जो होती हैं वो क्या करती हैं, सोडियम आयन के लिए, सोडियम एंड पोटेशियम जो आयन होती है मेनली सोडियम आयन के लिए यहाँ पे ब्रेक का काम करती है। कैल्शियम आयन जो है ये जो सोडियम आयन का जो आना जाना है सेल्स के अंदर और बाहर उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। अब ये जो सोडियम आयन अगर कंट्रोल में है तो आपके जो नर्व इंपल्स हैं वो भी क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं, वॉलेंटरी होते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे अगर कैल्शियम आयन ही कम है, कैल्शियम आयन की कमी है, मतलब कि यहाँ पे ब्रेक नहीं है, यहाँ पे सोडियम आयन के मूवमेंट में। अब सोडियम आयन के मूवमेंट में ब्रेक नहीं है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज सोडियम परमिबिलिटी ऑफ नर्व मेम्ब्रेन्स। तो जो भी नर्व मेम्ब्रेन्स है, जो नर्व सेल्स हैं, वहां पे सोडियम आयन की परमिबिलिटी जो है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू रैपिड मसल स्पैल्स और क्रैम्प्स। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड दी वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन। तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा आपका जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है, जिसको टिटेनी भी बोला जाता है। किसकी वजह से होता है, लो कैल्शियम इन दी बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट है आपका अर्थराइटिस। तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। अर्थराइटिस का मतलब क्या है कि आपके जो जॉइंट्स है उनमें जो है सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट टिश्यू। तो जो भी जॉइंट में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन होता है, स्टिफनेस, मतलब कि वहां पे कठोरता आ जाती है, रिड्यूस्ड मूवमेंट। और अगर वहां पे अगर स्टिफनेस है, पेन है, तो वहां पे का जो मूवमेंट है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, ये जो है कॉमन होता है ओल्ड एज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिसीज। ठीक है, तो ये क्या होता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स। ठीक है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज। तो देखो, ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, जो आपका बोन मास है, जो हड्डियों का जो मास है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब वहां पे डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो भी कैल्शियम एंड फास्फोरस होते हैं उसको बोन से हटाया जाता है। ठीक है, अब अगर ये क्या है, आपका बोन है और इसमें इसका जो मास है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो ये जो बोन है वो कैसा हो जाता है, पोरस एंड फ्रेजाइल हो जाता है। ठीक है, वो जल्दी से टूट, मतलब उसमें फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फ्रैक्चर रिस्क इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये चीज तो होती है। अब ये इसका कॉमन कॉज क्या होता है, इसका कॉमन कॉज होता है लो एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एस्ट्रोजन जो है एक आप कह सकते हो बोन प्रोटेक्टिंग हार्मोन है। ये क्या करता है, बोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो डीमिनरलाइजेशन है बोन से, कैल्शियम एंड पोटेशियम इनका जो हटना है उसको क्या करता है, रोक करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो जैसे ही जो फीमेल्स जो होती हैं, ठीक है, मेनली जो फीमेल्स होती हैं जिनका जो है मेनापॉज होता है, मेनोपॉज का मतलब 45 टू 50 की एज में उनका क्या होता है, जो पीरियड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, पीरियड जो है आने बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो है आपका एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है बॉडी में वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब बॉडी अगर डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है वो बोन को प्रोटेक्ट करने में जो है हेल्प नहीं कर पाता है। तो इसी इसी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 45 टू 50 की महिला है या फिर उससे ज्यादा एज की है, तो उनको जो है कैल्शियम सोर्स अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका गोट। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो देखो, गोट क्या होता है, यहाँ पर भी आपका जो है जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट हो गए हैं। ठीक है, तो ये इन्फ्लामेशन लीड्स टू इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे सीवियर जॉइंट पेन होता है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है, और कॉमनली अफेक्ट्स दी बिग टो। तो देखो, यहाँ पे ये जो गाउट है इसमें भी जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से, यूरिक एसिड क्रिस्टल की वजह से। ओके, और यहाँ पे जो अर्थराइटिस है यहाँ पर भी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट हो रहा है, लेकिन ये ओल्ड एज की वजह से हो रहा है, और जो भी जॉइंट के जो टिश्यूज हैं उनमें जो है स्वेलिंग आ जा रही है, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ हियर्स द टेबल। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो माइसेंथेनिया ग्रेविस है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर को अटैक करता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। टिटनी जो है लो कैल्शियम आयन की वजह से होता है। अर्थराइटिस जॉइंट इन्फ्लामेशन, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, तो यहाँ पे लो बोन मास और स्पेशली एस्ट्रोजन हार्मोन के कमी के कारण होता है। और गाउट में क्या होता है, यहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ अब हम यहाँ पे समरी कंप्लीट करेंगे। मूवमेंट
इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो मूवमेंट क्या होता है, एसेंशियल फीचर होता है जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबके। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है, तो यहाँ पे सेल है तो प्रोटोप्लाज्मा इस तरह से स्ट्रीम करता हुआ रहता है, ठीक है। सीलियरी मूवमेंट्स, तो जो सीलिया होते हैं वो भी जो है मूवमेंट कर रहे होते हैं। एंड मूवमेंट्स ऑफ फिन्स, लिम्स एंड विंग्स एक्सेट्रा आर सम फॉर्म्स एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स। A voluntary movement which causes the animal to change its place। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉलंटरी मूवमेंट होता है जो कि एनिमल्स को उनके प्लेस को चेंज करने में हेल्प करता है, उसको क्या बोला जाता है, लोकोमोशन बोला जाता है। ठीक है। एनिमल्स मूव जनरली इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, ब्रीडिंग ग्राउंड, बेटर क्लाइमेट और टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो एनिमल्स में जो है मूवमेंट होता क्यों है, लोकोमोशन होता क्यों है, इसलिए ताकि वो फूड का सर्च कर सके, शेल्टर, मेट, ठीक है, ब्रीडिंग ग्राउंड अच्छा हो, क्लाइमेट अच्छा हो, खुद को बचाने के लिए ये जो है ये सारी चीजें करते हैं। These cells of the human body exhibit amoeboid, ciliary and muscular movement। तो जो ह्यूमन बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनमें अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलता है। लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटीज। तो यहाँ पे जो लोकोमोशन है या फिर कोई भी एनी अदर मूवमेंट है उसमें जो है आपको कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटीज जो है रिक्वायर होती है। ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो पहला है आपका स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू स्केलेटल एलिमेंट्स, दे अपीयर स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी। तो यहाँ पे ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्केलेटल एलिमेंट से अटैच्ड होते हैं, जो हड्डियां होती है, बोन्स होती हैं, उससे अटैच्ड होते हैं। ये स्ट्रेटेड देखते हैं और वॉलंटरी होते हैं, आप अपने हिसाब से इच्छा अनुसार उसको मूव कर सकते हो। फिर वहीं पे आता है आपका विजरल मसल्स। तो विजरल मसल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट इन इनर वॉल्स ऑफ द विजुअल ऑर्गन्स। तो विजुअल ऑर्गन्स में कौन आता है आपका, जैसे कि स्टमक हो गया, ठीक है, पूरा आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, लंग्स आ जाएगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, विजुअल ऑर्गन्स कहते हैं। तो इसी में आपके विजुअल मसल प्रेजेंट होते हैं। ये नॉन स्टेटेड होते हैं, मतलब कि स्मूथ होते हैं, और इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि आप जो है इनमें अपने विल के अनुसार, विल के अकॉर्डिंग जो है आप इनको नहीं चला सकते। ठीक है, इनको जो काम करना होगा वो करेंगे। फिर उसके बाद आता है कार्डियक मसल्स आर दी मसल्स ऑफ दी हार्ट। तो कार्डियक मसल्स जो है हार्ट के मसल्स होते हैं, दे आर स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड होते हैं, ये जो इनमें जो है ब्रांचिंग होती है और ये इनवॉलेंट्री होते हैं। मसल पोजेसेस एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्या, यस, मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। तो यहाँ पे जो मसल फाइबर है वो एक्चुअली में क्या है, मसल सेल्स है। ठीक है, मसल फाइबर क्या होती है, मसल सेल्स होती हैं। तो जो मसल होता है आपका स्केलेटल मसल होता है, उसका ये जो मसल फाइबर होता है वो क्या होता है, एनाटॉमिकल यूनिट होता है। ठीक है। ईच मसल फाइबर हैज मैनी पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स। तो जितने भी मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ईच मसल फाइबर हैज मैनी पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल्स। तो ये जो मसल्स फाइबर होते हैं इस तरह से लॉन्ग होते हैं, इसके अंदर आपको बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम मायोफिलामेंट भी कहते हैं। Each myofibril contains many serially arranged units called sarcomere which are functional unit। अब ये जो इसके अंदर जो मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, मायोफिलामेंट प्रेजेंट है, उसमें जो है बहुत सारे सार्कोमियर प्रेजेंट होते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। ठीक है। Each sarcomere has a central A band made of thick myosin filament। अब जितने भी सार्कोमियर होते हैं उसमें क्या होते हैं, सेंट्रल ए बैंड होता है जिसको थिक मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, एंड टू हाफ आई बैंड्स मेड अप ऑफ थिन एक्टिन फिलामेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट मार्क्ड बाय जेड लाइंस। एक्टिन एंड मायोसिन्स आर पॉलीमराइज्ड प्रोटीन विद कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो एक्टिन एंड मायोसिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। The active sites for myosin on resting actin filament are masked by a protein troponin। तो देखो, एक्टिन में क्या होता है आपका, मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होता है जो कि कौन मास्क करके रखता है, यहाँ पे ये जो प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन वो बाइंड करके रखता है। Myosin head contains ATPase and
हैज एटीपी बाइंडिंग साइट एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। उसी तरह से जो मायोसिन का जो हेड होता है उसमें क्या होता है, एटीपेज एक्टिविटी प्रेजेंट होता है और एटीपी बाइंडिंग साइट जो है प्रेजेंट होता है वहां पे, ठीक है। A motor neuron carries signal to muscle fiber which generates an action potential in it। तो यहाँ पे जो है मोटर न्यूरॉन होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या करता है, सिग्नल को लेकर के आता है मसल फाइबर तक और फिर एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक्शन पोटेंशियल की वजह से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो उसका रिलीज वहां पे होता है। फिर ये जो कैल्शियम आयन है एक्टिवेट्स एक्टिन विच बाइंड्स टू द मायोसिन हेड टू द फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज। तो ये जो कैल्शियम आयन है वो ट्रोपोनिन से क्या करता है, बाइंड करता है। फिर एक्टिन में जो मायोसिन के लिए बेंडिंग साइड होता है वो क्या होता है, हट जाता है। फिर मायोसिन हेड वहां पर जाकर के बाइंड करके क्रॉस ब्रिज बनाता है। These cross bridges pull the actin filaments, causing them to slide over the myosin filament and thereby causing the contraction। फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिज के बाद आपका जो है कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसेस जो है वहां पे होता है। Calcium are then returned to sarcoplasmic reticulum which inactive the actin। फिर उसके बाद कैल्शियम जो है क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर से वापस चला जाता है, फिर एक्टिन जो है वहां पे इनएक्टिव हो जाता है। क्रॉस ब्रिजेस आर ब्रोकन एंड द मसल रिलैक्स। फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिज जो है ब्रोक हो जाता है और मसल जो है रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स लीड टू फटीग। तो यहाँ पे जो रिपीटेड स्टिमुलेशन है वो मसल फटीग में क्या होता है, लीड करता है। एंड मसल्स आर क्लासिफाइड एज रेड एंड व्हाइट फाइबर्स। यहाँ पे मसल जो है उसको रेड एंड व्हाइट फाइबर में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। Based primarily on the amount of red colored myoglobin and pigment in them।